वेलकम स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल यानी कि परागकण और पिस्टिल यानी कार्पेल अंडक, परागकण और अंडक का अंतर क्रिया को पढ़ चुके हैं। परागकणों का ट्रांसफ़र जो है वो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक हो गया है और वर्तिकाग्र से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में आने के पश्चात उसका स्टाइल से होते हुए ओवरी और ओवरी से होते हुए ओव्यूल में प्रवेश तक की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखेंगे ओव्यूल से भ्रूण कोष में अंदर आने के बाद किस तरह से इनमें परिवर्तन होता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया, मेल और फीमेल गैमेट पास में आ गए हैं तो अब दोनों के फ्यूज़न की क्रिया किस तरह से होती है। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। तो इसमें पुष्पी पादपों में, आवृत्त बीजियों में, एंजियोस्पर्म्स में किस तरह से होता है वो देखेंगे। ये विशेष प्रकार से होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। जो इसकी खासियत होती है एंजियोस्पर्म की, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको कहा जाता है, द्विनिषेचन। इसमें निषेचन की प्रक्रिया या संलयन की प्रक्रिया, गैमेट्स के फ्यूज़न की प्रक्रिया 2 बार होती है, इसलिए इसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये एंजियोस्पर्म की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है और ये कहाँ पर होता है? एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश के अंदर होता है। यह प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होता है? कहाँ पर होता है? एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। ये एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के लिए एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं, ये एक गोलाकार अंडाकार संरचना दिखाई पड़ रही है, एम्ब्रियो सेक की संरचना है। ये एम्ब्रियो सेक पूर्ण रूप से ओव्यूल के यानी बीजांड के अंदर है, अंदर स्थित है। इसको यदि समझना हो तो हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं, बीजांड की संरचना और किस तरह से उसमें एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर है या पोजीशन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी एम्ब्रियो सेक को लेकर डबल फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। ये एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश की संरचना है, ये अंडाकार संरचना है और बीच में द्रव पदार्थ भरा हुआ है और एक कोशिका है, उसको कोशिका को कहा जाता है सेंट्रल सेल। ये सेल क्या कहलाता है? सेंट्रल सेल। और इसमें न्यूक्लियस की व्यवस्था किस तरह से होती है? इसमें तीन ऊपर की ओर जो चालजल एंड की ओर, ऊपर की ओर हम जानते हैं बीजांड में ऊपर की ओर चालजा होता है, तो वो एंड को एम्ब्रियो सेक का उस एंड को क्या कहा जाता है? चालजल एंड। और नीचे की ओर माइक्रोपाइल स्थित होता है तो उसको कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड। तो चालजल एंड की ओर 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं, वो भी हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं, उनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। इन हैप्लॉइड सेल्स को क्या कहा जाता है? एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। और नीचे की ओर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो कोशिकाएं स्थित होती हैं, ये माइक्रोपाइलर सिरे की ओर जो कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उनमें से 2 किनारे की कोशिकाएं जो होती हैं वो सिनर्जिड होती हैं, सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं या सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, जो भी हैप्लॉइड होती हैं। ये भी कैसी होती हैं? अगुणित या हैप्लॉइड होती हैं। बीच में जो एक और कोशिका दिखाई पड़ रहा है, ये है एग सेल है, ये भी कैसा है? अगुणित या हैप्लॉइड है। तो इसके विकास की प्रक्रिया हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस में किस तरह से इसका निर्माण होता है वो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बीच में जो 2 केंद्रक स्थित हैं, ये केंद्रक जो है वो क्या कहलाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई या पोलर केंद्रक कहलाते हैं। ये 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के बीच में स्थित हैं, जो क्या कहलाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। दोनों जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तब कहलाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 8 है। अब कोशिकाओं की संख्या गिन लीजिए। ऊपर में 3 है, नीचे में 3 है, 6, और बीच में एक सेंट्रल सेल है, वो हो गया 7। तो कोशिकाओं की भ्रूणपोष में कोशिका कितने हैं? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, माने 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है एम्ब्रियो सेक में। कैसा होता है? 7 कोशिकाएं होती हैं और न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक कहा जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है एम्ब्रियो सेक में। यहाँ पर जो सहायक कोशिकाएं हैं या सिनर्जिड कोशिकाएं हैं, इन पर फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह अंगुली के आकार के उभार पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का विशेष रोल है परागकण जब पराग ट्यूब या पॉलन ट्यूब बन चुका है, यहाँ पर परागकणों का अंकुरण हो गया है, तो इस पराग की नलिका को या पॉलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ पर जो रसायन स्रावित होता है या कीमोट्रॉपिक यहाँ पर सब्सटेंस यहाँ पर सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, जो ऊपर की ओर इस तरह से पॉलन ट्यूब बना हुआ है और
पॉलन ट्यूब बना हुआ है, जहाँ स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए इस पॉलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस जो है वो पॉलन ट्यूब इस तरह से बना हुआ है, पॉलन ट्यूब इसको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। कौन? फिलीफॉर्म एपरेटस से स्रावित होने वाला कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस या जो द्रव स्रावित होता है वो अपनी ओर इसको आकर्षित करता है। तो ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए सीधे एम्ब्रियो से ओव्यूल की तरफ आकर्षित किसके कारण होते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस से स्रावित होने वाले कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस के कारण होते हैं और नीचे की ओर फिर फिसल कर आगे ओव्यूल से होते हुए फिर एम्ब्रियो सेक में पहुंच जाते हैं। अब एम्ब्रियो सेक में आने के बाद इनकी एंट्री किसके सहायता से होता है? यहीं पर इन सहायक कोशिकाओं या सिनर्जिड सेल की कोशिकाओं के द्वारा ये पॉलन ट्यूब जो है, इस तरह से पॉलन ट्यूब जिसमें 2 मेल न्यूक्लियाई उपस्थित हैं। जैसे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का, तो क्या बनता है कि जर्मिनेशन के फलस्वरूप अंदर की जो इंटाइन होती है पॉलन ट्यूब में, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होते हैं। पहला होता है बाहरी एक्साइन होता है और आंतरिक जो होता है वो इंटाइन का होता है। तो ये इंटाइन जो है आगे की ओर उभारनुमा संरचना बनाती है, प्रोजेक्शन निकलता है, ट्यूब लाइक संरचना बनता है और इसमें पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब में आ जाता है। उसी के साथ साथ 2 मेल न्यूक्लियाई भी आ जाते हैं, मेल गैमेट आ जाते हैं और एक वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस भी इसमें आ जाता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के फलस्वरूप जो पॉलन ट्यूब बन गया है वो यहाँ पर आकर कहाँ पर एंट्री कर रहा है? फिलीफॉर्म एपरेटस जो सिनर्जिड सेल है या कोशिकाओं की जो सिनर्जिड सेल्स हैं, सहायक कोशिकाएं एक कोशिका के बाजू में, तो ये इनके द्वारा पॉलन ट्यूब जो है कहाँ पहुँच गया है? ओव्यूल के अंदर, माने एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुँच गया है और पहुँचने के बाद ये फट जाता है और 2 मेल न्यूक्लियस जो मेल गैमेट जो होते हैं वो यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। यहाँ पर के जो 2 मेल गैमेट यहाँ पर फ्री हो जाते हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है। पहले डीजनरेट होता है, उसके बाद ये ट्यूब से दोनों मेल न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ, मेल गैमेट के न्यूक्लियाई कहाँ पर पहुँच गए हैं? एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंच गए हैं। तो एम्ब्रियो सेक में यहाँ पर जो एग सेल और सिनर्जिड सेल है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? एग एपरेटस कहा जाता है। अब पॉलन ट्यूब जो है वो यहाँ से प्रवेश करके सिनर्जिड कोशिकाओं के द्वारा प्रवेश करके कहाँ पहुँच गई हैं? एम्ब्रियो सेक सेल की सेंट्रल सेल में पहुंच गई हैं। यहाँ पर 2 मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमेट हैं। पहला मेल गैमेट तो होता है वो किससे फ्यूज़ होता है? इस जाइगोट के द्वारा। फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई किसके द्वारा किसके साथ फ्यूज़न होता है? एग सेल के साथ फ्यूज़न होता है और किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। एक मेल न्यूक्लियस, मेल गैमेट का न्यूक्लियस, एक पहला न्यूक्लियस और एग सेल का न्यूक्लियस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं और पहला फ्यूज़न या पहला संलयन होता है और इसको कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट को क्या कहेंगे? ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेल न्यूक्लियस होता है मेल गैमेट का, यहाँ पर ये देखो 2 मेल गैमेट हैं, तो दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो इसके साथ में जो यहाँ पर सेंपोलर न्यूक्लियाई की 2 हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो द्विगुणित है, उनके साथ में फ्यूज़ हो जाता है और जो 2n + n जो है वो फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे? 3n। तो एक और डिफरेंट संरचना बना लेती हैं, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है इनके द्वारा। 2 द्विगुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट के एक न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ होने के बाद ये इसकी संरचना कैसी हो जाती है? त्रिगुणित हो जाती है या ट्रिप्लॉइड हो जाती है। तो अब ये सेंट्रल सेल जो है वो यहाँ पर देखिए एंटी फर्टिलाइजेशन की क्रिया दूसरी बार हो गई। पहला क्या हो गया? पहले मेल गैमेट और एग सेल के साथ में ट्रू फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n था, डिप्लॉइड था, उसके साथ में फ्यूज़न के फलस्वरूप क्या हो गया? एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग सेल, इससे क्या हो गया? संलयन की क्रिया होगी यहाँ पर, फ्यूज़न या फर्टिलाइजेशन, उसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। दोनों n है तो उसके फलस्वरूप डिप्लॉइड या 2n जाइगोट का निर्माण होगा। दूसरा देखिए, दूसरा मेल गैमेट n है और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n के साथ में फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड। है देखो 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, तो ये कैसे होंगे? 3n। ठीक है, तो इसको PEN के द्वारा जाना जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, जो ट्रिप्लॉइड होता है। और ये एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण को, भ्रूण पोष
ठीक है। ये क्या है, भ्रूण कोश है। ये एंडोस्पर्म जो होता है, यहाँ पर जो ट्रिप्लॉइड बनता है वो किसकी संरचना निर्माण करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जो यहाँ जाइगोट के फलस्वरूप जो एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट के विभाजन के फलस्वरूप उस एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करेगा। तो फ्यूजन की प्रक्रिया कितने बार हो गई, 2 बार हो गई। एक तो फर्स्ट मेल गैमेट के साथ में एग सेल का ट्रू फर्टिलाइजेशन, और सेकेंड मेल गैमेट के साथ में सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ। तो इसलिए क्या हो गया, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण किए, और ये इस तरह से ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कितनी बार हुई, 2 बार हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहा जाता है। एक शब्द और यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन क्या है। तो त्रिक संलयन क्या है, एक मेल गैमेट, सेकेंड जो मेल गैमेट हैप्लॉइड है, अगुणित मेल गैमेट का द्विगुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन के फलस्वरूप 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन एक कोशिका में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिक संलयन कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिक संलयन में भाग लेने वाले न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से न्यूक्लियस हैं, एक तो मेल गैमेट का न्यूक्लियस और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई भाग लेते हैं। तो कुल कितने न्यूक्लियस भाग लिए त्रिक संलयन में, 3 न्यूक्लियस भाग लिए। और डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो जाएगी, एग सेल और फर्स्ट मेल गैमेट, यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियस की संख्या 2 हो गई, और यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या 3 हो गई। तो कुल मिलाकर कितने डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं, न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के छोटे प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण कोश में किस तरह का परिवर्तन होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जैसे ही संपन्न होती है, यहाँ पर से ये जो एंटीपोडल्स हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, और साथ ही साथ दोनों ये सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं भी डिजनरेट हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए, ये डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, 2n, ये देखो जाइगोट या युग्मनज, 2n या डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो गया, द्विगुणित जाइगोट का, युग्मनज का। और ये सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, और ऊपर से ये एंटीपोडल्स भी डिजनरेट हो जाती हैं। और बीच में एक जो कोशिका बनी हुई है, सेंट्रल सेल थी पहले, यहाँ पर क्या बोलते थे, सेंट्रल सेल, तो अब इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका कहा जाता है इस सेल को, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। और न्यूक्लियस क्या होगा, PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें ट्रिप्लॉइड होंगे। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या चेंज आया, एक तो एंटीपोडल्स डिजनरेट हो गए, सिनर्जिस्ट डिजनरेट हो गए, और हैप्लॉइड जो एग सेल था वो डिप्लॉइड जाइगोट में चेंज हो गया, और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो ट्रिप्लॉइड पेन में चेंज हो गया, माने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में चेंज हो गया। और बीच की जो कोशिका सेंट्रल सेल थी वो किस में परिवर्तित हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में परिवर्तित हो गया। तो ये प्रश्न जो है वो 5 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है, 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है, और साथ ही साथ 3-4 नंबर के प्रश्न में भी आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। और ये पूरा आपको डिटेल इसके स्ट्रक्चर, एंडोस्पर्म भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर से लेकर आपको पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन, और साथ ही साथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश की संरचना किस तरह से होती है वो बताना है। तो कुल मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन को क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन या गैमेट्स का फ्यूजन 2 बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और त्रिक संलयन क्यों कहा जाता है, त्रिक संलयन क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन एक साथ होता है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से भ्रूणपोष का निर्माण होगा। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होंगे, यानी एम्ब्रियो सेक यहाँ से जो बनेगा, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म कोशिका जो है वो किस तरह से एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, जो यहाँ पर विकसित होते हुए भ्रूण का, जाइगोट से जो भ्रूण का निर्माण होगा उसको पोषण प्रदान करेगा। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म किस तरह से बनते हैं, और एंडोस्पर्म कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं, और किस तरह से ये जाइगोट को पोषण प्रदान करते हैं।